ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, different type of tissue we have discussed until now are made of one type of cells which look like each other. Such tissues are called simple permanent tissue, है ना, लगभग एक जैसे भी दिखते हैं और वो काम उनके अलग अलग होते हैं। Yet another type of permanent tissue is complex tissue, ठीक है, ये दिखने में बिल्कुल भी सेम नहीं होते। Complex tissue are made of more than one type of cell. All these cells coordinate to perform a simple perform a common function. सबसे पहली चीज क्या देख ली तुमने यहाँ पे, जाइलम, याद रख लो ये एक नाम, ये हो गया जाइलम। जाइलम एंड दूसरा हो गया फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत ही क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। इस क्वेश्चन का आना बहुत ज़्यादा जो है प्रोबेबिलिटी से आता है। आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में क्या आ गए, सिंपल परमानेंट में आपने देखा स्क्लेरन काइमा, कोलेन काइमा, क्लोरेन काइमा, और ये कॉम्प्लेक्स में क्या आ गया, जाइलम और फ्लोएम। दीज आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्ट करते हैं, जैसे पाइप होता है ना, पाइप अपने अंदर से कंडक्ट करता है, ऐसे ये कंडक्ट करते हैं, किसी चीज को अपने से गुजारते हैं। एंड कंस्टिट्यूट ए वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर टिश्यू is a distinctive feature of the complex plants. One that has made possible their survival is the terrestrial environment. In figure 6.3, showing a section of stem, can you see some different type of cells in vascular bundle? अब ध्यान से सुनो, जाइलम कंसिस्ट ऑफ, यहाँ से शुरू हो जाता है काम की चीजें, ठीक है। जाइलम, जाइलम में क्या क्या होता है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेजल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। चार चीजें होती हैं जाइलम के अंदर, चार चीजें होती हैं। एक तो है TRACHEIDS ट्रैकिड्स, एक हो गया वेजल्स, एक हो गया जाइलम, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, और एक हो गया जाइलम फाइबर्स। सुन रहे हो, ये चार चीजें होती हैं इसके अंदर। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड मैनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर, ठीक है, एंड मैनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर। ट्रैकिड्स आर एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यही ट्यूब जैसे होते हैं ट्रैकिड्स और वेसल्स, पहले दो। दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स vertically, and parenchyma stores food. Xylem fibers are mainly for support in function, ठीक है। फाइबर जैसे ही आप देख लो तो इनका काम जनरली सपोर्ट रिलेटेड ही हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या जनरली यहाँ पर आपको क्या दिखा तुमको, ट्रांसपोर्ट होते हुए वाटर और मिनरल्स। फूड कहाँ दिख गया अभी तेरे को, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। क्या क्या ट्रांसपोर्ट किया इन्होंने, वाटर और मिनरल। Phloem is made up of 5 types of cells: sieve cell, sieve tube, companion cell, phloem fiber and phloem parenchyma। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। sieve tube ये अलग एक हो गया, जैसे उसमें ट्रैकेट्स और वेसल था, इसमें sieve tube और companion cell, ये दो चीजें हो गई। phloem fiber और phloem parenchyma, तो फाइबर नाम जैसा और parenchyma नाम वाला तो उनमें भी था, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग sieve cell नहीं लिखते, चलेगा, लेकिन sieve tube और companion cell तो पक्का लिखना है। sieve tube are tubular cells विद परफोरेटेड वॉल्स, मतलब उसमें वॉल्स होती हैं जिससे वो बाहर निकल सकता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड, क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है ये, फूड, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। तो फाइबर्स जो है जनरली ये, अगर आपको अगर ये सपोर्ट वाला काम कर रहे हैं तो मतलब खुद बहुत स्ट्रांग होंगे, और खुद बहुत स्ट्रांग तभी बनता है जब वो डेड हो जाता है। तो अब आपको एक चीज दिख गया होगा, जाइलम और फ्लोएम में फर्क। जाइलम में चार चीजें होती हैं और फ्लोएम में भी 4-5 चीजें होती हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं, नंबर 1, ठीक है। उन सब के नाम आपको याद रखने हैं। फ्लोएम में सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये हो गई फ्लोएम की बात। जाइलम में क्या क्या है, वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। आपको फिर एक चीज और याद रखनी कि ये वाटर और मिनरल ट्रांसफर करता है और ये फूड ट्रांसफर करता है, ठीक है। आप अगर भूल जाओ कभी कभी आगे जाके ये प्रॉब्लम होती है कि जाइलम फूड करता है कि वाटर एंड मिनरल करता है, तो आपको मैं बता दूं PHLOEM, फ्लोएम, फ्लोएम फूड, इनके जो शुरू के वर्ड है उनका प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा है,
तो ऐसे याद रख सकते हो, फ्लोएम फूड। ठीक है, कल को आप जाइलम को फूड ना बोलो, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। समझ गए? समझना है, ठीक है, समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, सी प्लेट, सी ट्यूब, अब यही सब है, ये सब याद रखना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जाइलम फ्लोएम आता है, जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है, पूछ लेगा, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी बता दे रहा हूँ, बाद में नहीं बोलना कि ये ढंग से नहीं पता था, ऐसा वैसा। अभी बोलते हैं नेम द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज कितने सारे पढ़े, कोलेनकाइमा और क्या नहीं क्या होते, कितने सारे नाम थे। एपिकल पेरिमेरिस्टम किसी को पता है कहाँ मिलता है? एकदम टिप बोलो, जहाँ पर ग्रोथ सबसे पहले दिखती है। भाई प्लांट्स में ग्रोथ कहाँ दिखती है? ऐसे जब वर्टिकली जैसे जैसे वो बढ़ रहा होता है एकदम आगे वाले पत्तों में की वजह से ही आपको दिखेगा ना, हाँ भाई यही बढ़ा आगे को। तो बोलते विच टिश्यूज मेक्स द हस्क ऑफ कोकोनट? स्क्लेरन, शायद स्पेलिंग सही है, स्क्लेरन काइमा, ठीक है। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम, किसी को याद है? वो सब जाइलम का है, ये फ्लोएम है। इतना ज्यादा उत्साह में मत रहा करो कि अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मार लो आते हुए भी। एस आई सेल्स, ट्यूब्स, कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर और पेरेन्काइमा। यस, आपको ये सब याद रखना है। और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड। और जाइलम, जाइलम के बताओ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ट्रैकेड्स, वेसल्स, फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, ये सब याद रखना है एकदम बढ़िया से। चलो, ये तो था हमारा प्लांट, प्लांट का खत्म, डन। अब क्या करना है? एनिमल्स टिश्यू। याद रहे हम भी एनिमल में ही आते हैं, ठीक है। एनिमल टिश्यूज, एनिमल सेल, सब हम उसमें आ जाते हैं, ठीक है। चलो, व्हेन वी ब्रीथ वी एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव? फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल सेल। ठीक है, मसल सेल होते हैं, यही मूव होते हैं। आपकी ये जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं ना, उसके सेल्स मूव नहीं होते, वो बहुत हार्ड होते हैं, है ना, इसलिए हड्डी सिर्फ टूटती है, ठीक है ना। हड्डी सिर्फ टूटती है, क्यों? वो ब्रिटल होती है। ब्रिटल होती है का मतलब क्या हुआ? ब्रिटल होती है मतलब बहुत हार्ड होती है, हार्ड होते हैं ये, ठीक है। जबकि मसल्स जो होते हैं ये फाइबर की तरह होते हैं, ठीक है, ये हार्ड नहीं होते हैं। आपकी जितनी भी मूवमेंट होती हैं ये बोन के थ्रू तो होती नहीं है, जॉइंट्स पे मूवमेंट होती हैं, है ना। आपकी जो रिस्ट है वहां पर जॉइंट्स हैं, इसलिए आप मूव कर पा रहे हो। आपकी उंगलियों में जॉइंट्स हैं, इसलिए मूव कर पा रहे हो, है ना। आपका एल्बो पे जॉइंट है इसलिए मूव कर रहे हो, आपके शोल्डर पे जॉइंट है इसलिए आपका शोल्डर हिलता है। हालांकि आप एल्बो से रिस्ट के बीच में कोई मूवमेंट नहीं कर पाओगे, कोई अलग मूवमेंट नहीं कर पाओगे कि ऐसे करके इसको यहाँ बीच में से मोड़ दिया, ऐसे नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि बीच में हड्डी है। तो उसी लिए ही जहाँ पर आपको मसल्स दिखाई दे, मसल तो ऑफकोर्स पूरी बॉडी में, लेकिन आपको एक चीज जरूर दिखाई देगी कि ये जो मसल्स होते हैं यही फ्लेक्सिबल होते हैं, और फ्लेक्सिबल भी होते हैं, ऊपर से आप ये भी कह सकते हो कि यही आगे आगे पीछे बड़ा छोटा होना ये सब करते हैं, ठीक है, मसल्स। अरे बंद होना। ओके। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। इन्हीं का ही सिकुड़ना और फैलना मूवमेंट जो है करवाता है, ठीक है। हालांकि ये सब डायग्राम आपको बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको डायग्राम को कुछ भी करने की। ध्यान से सुनो। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन, वेयर डज दिस गो?
it is absorbed in the lungs and then it is transported to the body cells through blood. तो ब्लड के थ्रू मतलब पहले क्या करेगा, वो जाएगा हार्ट में, और हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा उसको और पूरी बॉडी में फैला देगा। नहीं तो नहीं तो फिर पूरी बॉडी में ब्लड अपने आप कैसे घूम रहा है? हार्ट की वजह से। तो इट इज मतलब ये हार्ट आपका वही काम कर रहा है एग्जैक्टली जो आपके घर में मोटर करता है या पंप करता है पानी छत पे चढ़ाने के लिए, बिल्कुल वही काम है हार्ट का भी। ठीक है, बस वो हार्ट एक तरह से पंपिंग का ही काम कर रहा है, वो पंप की तरह। ओके, द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू टू दिस क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या रिलीज करता है? एटीपी। एटीपी क्या होता है? एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, सल्फेट नहीं, फॉस्फेट, एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलो फिर से? यस, याद रखना है। एटीपी कौन रिलीज करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस। क्यों? यही एटीपी जो है ना, यही ऐसे एनर्जी एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं या एनर्जी पॉकेट्स होते हैं, यही हैं जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, यही हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर एनर्जी कोई प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब उस जगह को पावर प्रोवाइड कर रहा है वो, इसलिए पावर हाउस कहा जाता है सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये बोल रहा है भाई कि हमने क्या अर्लियर प्रोवाइडेड क्लू टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। क्या आप बता सकते हो कि अगर आपकी बॉडी में ब्लड अगर फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा? यस, आपके देखो, हर चीज को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी का क्या मतलब है? एनर्जी लिविंग थिंग को भी चाहिए, नॉन लिविंग को भी चाहिए। आपका मोबाइल क्यों काम कर पा रहा है? आपका मोबाइल इसलिए काम कर रहा है क्योंकि आप उसको चार्ज कर रहे हो, एक समय उसको चार्ज करके कर देते हो। आपकी घड़ी जो है घर में, क्लॉक जो है, वो क्यों काम कर पा रही है? क्योंकि उसमें बैटरी है। ठीक है, आजकल चार्ज वाली भी आ गई है। तो ऐसे हर चीज में आपके आसपास देखोगे कहीं ना कहीं से उसको एनर्जी का सोर्स चाहिए ही चाहिए। अपने आप कोई काम नहीं करेगा, अपने आप कोई काम नहीं करेगा। आपके आपके आसपास देख लो, चाहे नजर फिरा लो, बीपी की मशीन है आजकल, इलेक्ट्रिक वाली आ रही है, वो डिजिटल वाली आ रही है। उसमें क्या चाहिए? या तो सेल कर लगाओ या तो उसको चार्ज करो। ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट बोल रहा हूँ, वो टॉर्च लाइट है, उसमें या तो बैटरी डालो या तो उसको चार्ज करो। तो हर चीज को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, है ना? आपके पेट को, आपके लीवर को, आपकी किडनी को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब भाई इनको तो बिजली चाहिए नहीं, ना तो ये बैटरी से चलेंगे। तो ये सब काम करते हैं ऑक्सीजन से। अब आप बोलोगे ऑक्सीजन तो आप लेते हो, तो आपको चाहिए, बिल्कुल आपको चाहिए, लेकिन आपको कहाँ चाहिए? आपको बॉडी पार्ट्स में चाहिए। तो आपके लीवर को, किडनी को, स्टमक को, लंग्स को, हार्ट को, हर चीज को काम करने के लिए, ब्रेन को, ठीक है, सब इन सब को चाहिए एनर्जी। अब इन सबको अगर एनर्जी चाहिए तो इन सबको एनर्जी पहुंचानी पड़ेगी। तो आपका जो ब्लड होता है ये काम करता है एनर्जी पहुंचाने का। समझ गए? एनर्जी पहुंचाने का काम करता है ब्लड। तो अगर मान लो अगर आप ब्लड नहीं सर्कुलेट हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर वो पर्टिकुलर ऑर्गन फेल हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। समझे? वो काम नहीं किया तो काम खत्म हो जाएगा फिर तो। ठीक है, इसलिए ब्लड फ्लो होना बहुत जरूरी है। हाँ, अरे सीपीआर का फुल फॉर्म मैं भूल गया, रुक जा, अभी देखते हैं।
CPR, ये देखो ये कार्डियो पल्मोनरी कार्डियोपल्मोनरी एक मिनट, हाँ यहाँ पर है, कार्डियोपल्मोनरी पल्मोनरी रिसोसिएशन। अब ये सब बहुत सारे काम होते हैं, कार्डियक कुछ प्रॉब्लम आ जाए किसी को, ठीक है, तो ये देखो आपको दिख रहा होगा, पता नहीं ढंग से दिख भी रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है, ये इसके चेस्ट पे जो है प्रेस कर रहा है। अब ये सब काम आपको नहीं अलाउड है करना, ठीक है, ये सब काम जो है मेडिकल मेडिकल जानकारी जिसको है वो ये सब करेगा, तो कोई मत ऐसे, ये इसका मतलब ये नहीं CPR कोई भी कर सकता, जानकारी जिसको है उसी को करना है, ठीक है। चलो कहाँ थे हम, हाँ, तो अभी मैं ये पूछ रहा था कि अगर ऑक्सीजन आपकी आपकी मैक्सिमम ऑक्सीजन ऑक्सीजन कौन से बॉडी पार्ट को चाहिए, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन लेता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेता है ब्रेन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन लेता है, ब्रेन। ब्रेन, अगर मान लो आपका दिमाग बहुत, आपको लगता है कि नहीं काम कर रहा ढंग से, याद करता हूँ नहीं करता, मतलब आपका दिमाग आपको ऐसा लगता है कि फुल पोटेंशियल पे नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट चीज मैं बताऊंगा वो है मॉर्निंग एक्सरसाइज या रनिंग, जॉगिंग। अब आप बोलोगे क्यों, जब आप दौड़ते हो या मॉर्निंग एक्सरसाइज करोगे तो सुबह बहुत ही फ्रेश होता है, बहुत पॉल्यूशन होता नहीं है सुबह, तो सुबह के समय पे फ्रेश भी होता है, और जो है आप अगर दौड़ेंगे भागेंगे तो बहुत सारी ऑक्सीजन, आप जब अ, दौड़ते हो तो ऑक्सीजन ढेर सारी लेते हो छोड़ते हो, लेते हो छोड़ते हो, तो आपका ब्रेन जो है वहाँ से ट्रिगर हो जाएगा, वहाँ से काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसीलिए सुबह सुबह अगर आप बाहर जाते हो, दौड़ते भागते हो, कुछ भी करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। आई वोंट से जिम, जिम भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जिम बंद कमरे में होता है, इसलिए पर्सनली मुझे पसंद नहीं है जिम। आप हमेशा सबसे अच्छा है बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर कूदो, जिम खुला हुआ है, आपको लग रहा है कि नहीं वहाँ ऑक्सीजन है, तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ भी ऐसा करो जिससे आपकी धड़कनें तेज हों, जिससे आपको ढेर सारी ऑक्सीजन लेनी पड़े, बार बार सांस ले रहे हो, आपके ब्रेन के लिए सबसे अच्छी दवाई है वो, और कोई दवाई नहीं इससे अच्छी, समझ गए। तो अपने दिमाग को काम कराने के लिए आपको अपने शरीर को दौड़ाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे आप हांफो, तेज सांसें लो, ठीक है, पसीना बहाओ, तो याद रहे इस चीज के बारे में, साइकिल चलाओ, कुछ भी करो, सुबह मेहनत करो बस। हम कहाँ हैं हम, the blood flows and carries various substances from one part of the body to the other। तो वेरियस में क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, और वो ऑक्सीजन मतलब कि देखो एक बार तो खाना देने आ रहा है, और फिर वहां से वापस खाना लेके भी तो जाएगा, मतलब CO2 लेके जाएगा, CO2 बन जाता है जब, तो CO2 भी ब्लड ही लेके जाता है, कहाँ लेके जाता है, हार्ट से, हार्ट के थ्रू लंग्स में जाता है, ठीक है, और लंग से आपकी नाक से वापस बाहर निकल जाता है वो CO2, ठीक है ना। तो कुछ अलग से कोई चीज नहीं है, ठीक है, अलग से कोई चीज नहीं आ रही है ठीक है, और ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके बारे में अगर वो आते हैं तो हम बात करेंगे। For example, it carries oxygen and flows to the cell. It also collects waste from all parts of the body and carries them to the liver and kidney for disposal। ठीक है, याद रहे किडनी क्या क्या करता है, ब्लड साफ करता है, ठीक है, ब्लड साफ करता है, ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज है तो वो क्या करेगा, ब्लड में से निकाल कर किडनी जो है वापस वहाँ से फेंक देगा, ठीक है। तो मतलब आपकी बॉडी में क्लीन ब्लड हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है आपकी किडनी का अच्छे से काम करना, ठीक है, और वही चीज़ लीवर में पहले आती है, ठीक है। अब
कुछ भी चीज़ खाते हो इट हैज़ टू गो थ्रू द लिवर, इट हैज़ टू गो थ्रू द लिवर। तो इसलिए अगर आप कोई ऐसी चीज़ खाते हो जो लिवर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं लाइफ में कभी ना कभी जाके आपको आगे परेशान करेगा। तो इसलिए हो सके तो केमिकल्स वाली चीज़ें बंद कर दो जिसमें केमिकल है। अब आप बोलोगे कैसे पता चलेगा केमिकल है? ठीक है, तो सबसे आसान चीज़ मैं बताऊं, सबसे बढ़िया चीज़ है पहचानना, वो हर जो चीज़ जो पैकेट में बंद है और उसको खोल के आप अपने मुंह में डाल लेते हो, तो वो सब में केमिकल है। समझ गए? हाँ, जैसे जैसे मैंगो जूस है, जैसे मैंगो जूस है, मैंगो जूस आपके घर में जब मैंगो आता है तब आप भी बना सकते हो। नहीं तो आप अगर बाजार में जाते हो तो ढेर सारी बोतल होती हैं, जैसे एक बहुत ही, पता नहीं फ्रूटी की स्पेलिंग यही है कि नहीं, फ्रूटी की स्पेलिंग तो मेरे को पता नहीं, स्लाइस की पता है। तो ये आपको आपकी दुकान में कहीं भी मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल होता है, ये तो मिल जाता है कि नहीं, है ना? कभी कभी ना कभी आपने भी पिया ही होगा। तो अब इसको अगर आप मोड़ के देखो या फिर इसके नीचे देखो, तो आपको दिखाई देगा इसकी एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट 6 मंथ होती है, ठीक है, या 12 मंथ होगी या 8 मंथ होगी, कम से कम 6 मंथ तो होती ही है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ। होती है कि नहीं होती है? तो आप ही बताओ, क्या आपके घर में जो मैंगो जूस बनता है उसको 6 महीने तक आप रख सकते हो? चाहे फ्रिज में ही रख सकते हो, चाहे फ्रिज में ही रखो, क्या 6 महीने तक रख सकते हो? तो भाई अगर आप वो नहीं रख सकते हो तो खुद भी दिमाग लगाओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है इनके पास, कौन से मैंगो हैं इनके पास जो खराब नहीं हो रहे। तो ऐसे में आपको दिमाग लगाना है कि अगर इसमें इनकी लाइफ बढ़ानी है तो इनको जो है इनको कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। पिज़्ज़ा, बर्गर और केएफसी और ये जो भी जहाँ पे भी इन सब, ये जो केएफसी, मैकडॉनल्ड जितनी चीज़ें हैं, इन सब में बिना केमिकल की एक चीज़ नहीं है। मतलब बिना केमिकल की अगर आप सोच लो यहाँ पे कोई चीज़ खा लो तो आपको नहीं मिलने वाली, ये गारंटीड है, गारंटीड। ठीक है, तो इसलिए ये सब खाना बंद कर दो अगर ढंग से सेहतमंद जीना है तो। ओके, ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन अवर बॉडी। ये नीचे क्यों जा रहा है? Blood and muscles are both examples of tissues found in our body. On the basis of the function they perform, we can think of different type of animal tissues such as epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. इसमें नर्वस टिश्यू आपके लिए एग्जाम में एक ही तरह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डायग्राम आता है। कनेक्टिव टिश्यू बहुत जगह पूछा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन सा है, तो आपसे ये पूछा जाएगा। मस्कुलर टिश्यू आप बड़े अच्छा आराम से बता पाओगे, एपिथेलियल के बारे में आप अभी पढ़ लोगे। ठीक है, 4-5 तरह के टिश्यू हैं, इससे ज़्यादा आप और कुछ तो नहीं पढ़ने वाले। एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले है। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल क्या है? कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू। किसी चीज की कवरिंग, हर हर बॉडी पार्ट की कवरिंग है, ठीक है, उन सब कवरिंग का नाम है, उन सब कवरिंग की जो टिश्यू है वो सब हैं एपिथेलियल टिश्यू। Epithelium covers most organs and cavities within the body. It also forms a barrier to keep different body systems separate. अब भाई आपका किडनी और आपका स्टमक, है ना, आपका पैनक्रियास सब एक साथ है, लगभग एक ही जगह पर है ऑलमोस्ट। अब वो एक दूसरे से चिपक जाएगा तो क्या करोगे? तो इसको सेपरेट करने के लिए भी एपिथेलियम ही काम आता है। इन सबको एक दूसरे से अलग अलग करके रखा है, नहीं तो पता चला अंदर ही चिपक गए, तो अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप उनको हटा सको। तो इसलिए ये बैरियर की तरह भी काम करता है कि वो सब सेपरेट रहें। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, लंग एल्वेली, एल्वेली जो है इसके बारे में आप ढंग से अगली क्लास में पढ़ोगे। एल्वेली आप जान लो कि लंग्स में होता है। एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड ऑफ epithelium epithelial tissue।
epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet. अगर ये टाइटली पैक ना हो तो इनके थ्रू चीज़ें निकल जाएंगी, जबकि तो ये बैरियर, अगर किसी चीज़ के थ्रू वो चीज़ पार हो जाए तो क्या इस चीज़ को आप बैरियर कहलाओगे, बैरियर कहोगे? तो इसलिए इनके जो सेल्स होते हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम। सीमेंटिंग मटेरियल मतलब जो एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है। सीमेंटिंग का मतलब एक्चुअल सीमेंट मत समझ लेना, ठीक है। सीमेंटिंग का मतलब एक्चुअल सीमेंट मत समझ लेना। सीमेंटिंग का मतलब है कि वो चीज़ जिसकी वजह से ये सब एक दूसरे से पकड़े हुए हैं, एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, ठीक है। नहीं तो एपिथेलियल टिश्यू अपने आप में टूट जाएगा तो क्या कर लोगे फिर, ठीक है। Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium, है ना। As a result, the permeability समझते हो क्या होता है? परमिएबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज का किसी चीज में के थ्रू पास होना, इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, ठीक है। मतलब कि ये अपने थ्रू कितना पास करवा सकता है कोई चीज, जैसे ये ऐसे करके कुछ है, ट्यूब है, अब इसके थ्रू कितना पास हो सकता है, ये इसकी परमिएबिलिटी है, समझ गए। कितना ये अपने अंदर से अलाउ कर रहा है, परमिट कर रहा है पास होने के लिए, दिस इज इट्स परमिएबिलिटी, ठीक है। जैसे जैसे मान लो कोई कपड़ा ले लो, ठीक है। आपने 2-3 तरह के कपड़े देखे होंगे। आप क्या करो, ऐसे करके बकेट रखी है, इसके ऊपर ऐसे करके कपड़ा पकड़ लो, एक इधर से पकड़ लो, एक इधर से पकड़ लो और इसमें पानी डालो, तो आपको दिखाई देगा कि तेजी से पानी जा रहा है इसमें। तो इसका मतलब इस कपड़े की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और कभी कभी आपको ऐसे दिखाई देगा कि इसमें ऊपर पानी डालो, धीरे धीरे जा रहा है लेकिन धीरे धीरे जा रहा है, तो इसका मतलब इस कपड़े की परमेबिलिटी बहुत कम है। समझ गए परमेबिलिटी मतलब? As a result, the permeability of the cell of various epithelia play an important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment and also between different parts of the body. ये कितना परमिट कर रहे हैं अपने थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एपिथेलियल का। बहुत ज़्यादा अगर ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, परमिट कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि परमिट बिल्कुल नहीं करते, कभी कभी करते हैं, कुछ कुछ जगह पे करना पड़ेगा क्योंकि कुछ कुछ पार्ट्स का काम ही है ऐसा कि वो अंदर से परमिट हो सके, लेकिन हर जगह ऐसा जरूरी नहीं है। तो कितना परमिट करते हैं कितना नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। Regardless of the type, all epithelial is usually separated from underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane। एक इनमें कह सकते हो कि एक एक्स्ट्रा लेयर टाइप होती है, ठीक है। Different epithelia show different structures that correlate with their unique function. Different epithelia show different structure. एपिथीलिया का एक स्ट्रक्चर नहीं होता, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग, क्योंकि ये अलग अलग ऑर्गन के पास होते हैं तो हर ऑर्गन का अपना अलग अलग काम है, तो इसीलिए हर हर ऑर्गन के एपिथीलिया का अलग अलग ही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग alveoli where transportation of substances occur through a selectively permeable surface। selectively permeable membrane किसे कहते हैं? पिटोगे तुम लोग, बहुत बुरी तरह पिटोगे। selectively permeable membrane किसे कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। पता नहीं क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, सेल चैप्टर में नहीं पढ़ा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। परमेएबल मैंने अभी अभी बताया, अपने अंदर से गुजरने के लिए। मेम्ब्रेन मतलब एक तरह से लेयर, और सेलेक्टिवली मतलब कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही अपने से परमिट करता है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। समझ गए? इन एपिथेलियल दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया।
एपिथेलियम। अब ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो होते हैं, मैंने लिखा था टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, स्क्वैमस मीन्स स्केल ऑफ स्किन। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल आर एक्सट्रीमली थिन, बहुत ही पतले होते हैं ये, एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। द एसोफेगस, एसोफेगस समझते हो आप, फूड पाइप, एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर कवर्ड विद द स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ होता है? ऐसो, बंद करो यार माइक अपना। एसोफेगस, ठीक है, एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है, माउथ कहाँ? The skin which protects the body is also made of epithelium. Skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. इसी क्यों wear and tear क्यों चाहिए? आप कहीं भी जाते हो, अपने आप को कहीं से कहीं दीवार में घिस गए, कहीं कुछ जाके ठुक गए, कुछ ना कुछ होता ही रहता है स्किन के ऊपर। स्किन के ऊपर ढेर सारा काम होता है कि नहीं? तो इसलिए इन पे ये पतले भी होते हैं, ठीक है, और आपको wear and tear से भी बचाते हैं। Since they are arranged in pattern of layer, the epithelium is called stratified squamous epithelium। नीचे है देखो, ढेर सारी लेयर में। अब इसी की इस चीज की ढेर सारी लेयर यहाँ पर अवेलेबल है, एक के बाद एक। तो इसको क्या बोल दिया? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस क्या है? ये हम क्या पढ़ रहे हैं? एपिथेलियम, एपिथेलियल पढ़ रहे हैं। Where absorption and secretion occurs as the inner lining of the intestine, tall epithelial cells are present. कहाँ पर? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। This columnar epithelium facilitates the movement across the epithelial barrier in the respiratory tract. Respiratory tract में भी होता है। The columnar epithelial tissue also has cilia. Cilia होता है which are hair-like projections on the outer surface of the epithelial cell. These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. कुछ भी फंसा होता है आगे बढ़ता है वो। This type of epithelium is called ciliated columnar epithelium. इनके अंदर क्या होता है? सीलिया। सीलिया वर्ड जो है ना, इसको सिर्फ आप मार्क कर लो, ठीक है। ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यस, सीलिया जो है इसको मार्क कर लो बस। सीलिया क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद क्यूब शेप, क्यूब है ना, एक एक क्यूब, ढेर सारे क्यूब है। फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड और डक्ट क्या बोलते हैं? किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, यहाँ पर ये सब होता है। Epithelial cells often acquire additional specialization as gland cell, which can secrete substance at the epithelial surface. Sometimes a portion of epithelial tissue fold inward and multicellular gland is formed. This is called granular epithelium. अब ये इसका क्या मतलब है? ठीक है, ये पहली बात तो आप ये समझ लो, ये 4 तरह के एपिथेलियल सेल होते हैं। एपिथेलियल सेल जनरली कहाँ होते हैं? क्या काम करते हैं एक्चुअली? ब्लॉक, किसको ब्लॉक करते हैं? ये कवरिंग्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये? यार ढंग से आंसर बोला करो। ये क्या करते हैं? सपोर्ट, और या फिर एक तरह से कह सकते हो कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। कहाँ है? हाँ ये रहा। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? कवरिंग टिश्यू या प्रोटेक्टिव टिश्यू कह सकते हो आप किसको? एपिथेलियल टिश्यू को, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। काम की चीज़, हम अपनी काम की चीज़ पे आते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिव, इसमें आपको इस पैराग्राफ को शायद फिर पढ़ना पड़ेगा ऊपर वाले को, क्योंकि थोड़ा सा अजीब चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि ढेर सारा याद करने के लिए ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू को बहुत ध्यान से पढ़ना। पूछता है ये चीज़ क्या कनेक्टिव टिश्यू है, ये चीज़ कौन सा टिश्यू है,
तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्टिव आती हैं, तो इसलिए आप थोड़ा एक बार कनेक्टिव टिश्यू ध्यान से सुन लो। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। वाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? A clue is provided in the introduction of this chapter. Now let us look at this type of tissue in some more detail. The cells of connective tissue are loosely packed and embedded in an intercellular matrix. The matrix may be jelly-like, fluid, dense or rigid. The nature of matrix differs in the accordance with the function of particular connective tissue. तो generally कैसे होते हैं? loosely packed होते हैं। epithelial कैसे थे? बिल्कुल भी इनमें लूजली पैकिंग नहीं थी, टाइटली पैक्ड थे एकदम, नो स्पेसेस, है ना, ठीक है ना। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, फ्लूइड और डेंस और रिजिड, तो मतलब कि ये फ्लूइड की तरह भी हो सकते हैं, जेली की तरह भी हो सकते हैं और रिजिड भी हो सकते हैं, ठीक है, एकदम रिजिड को भी कह सकते हो। तो क्या क्या आवाजें निकालती हैं यार तुम्हारे पास। ब्लड हैज अ फ्लूइड, एक मिनट, यहीं से है, यहाँ पे ढेर सारे ऑर्गनों के नाम आएंगे, इसलिए पेंसिल वेंसिल लेके बैठना अपनी बुक के साथ। ब्लड हैज अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा वो पार्ट है ब्लड का जो इसको लिक्विड रखता है, याद रहेगा। प्लाज्मा ही ब्लड को लिक्विड रखता है, फ्लूइड फॉर्म में रखता है। इन विच रेड ब्लड कॉर्पस्यूल्स यानी कि आरबीसीज होती हैं एंड वाइट ब्लड कॉर्पस्यूल यानी डब्ल्यूबीसी होती है। अब ये सब पूछोगे आप क्या है, तो मैं आपको बता दूं ब्लड के पार्ट्स होते हैं। ब्लड के मेनली 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक है प्लाज्मा, एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 4 पार्ट होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। ब्लड जो है अपने आप में मैंने बताया क्या काम करता है वो, और ब्लड के ऐसे 4 पार्ट होते हैं, और ब्लड एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ये याद रखना। द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, साल्ट्स एंड हार्मोन्स, blood flow and transport gases, digested food, hormones and waste material to different parts of the body। तो आपको पता चल गया होगा ब्लड का मेनली काम क्या है, एकदम डिलीवरी एजेंट जैसा काम है इसका, सिर्फ डिलीवरी करता है, इधर से उधर चीज़ों को करता है। अगला अगला एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का बोन। मैंने आपको बताया कि रिजिड भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, जेली लाइक भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। तो बोन क्या है? एकदम रिजिड है। इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। It forms a framework that supports the body. It also anchors the muscles and and supports the main organs of the body. हमारे ढांचे को ऐसे पकड़ा हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप थोड़ा सा हिल जाओ तो आपका हार्ट नीचे गिर जाएगा, है ना, अंदर ही नीचे गिर जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये सब एक दूसरे को पकड़ा हुआ है ढंग से, किसने? बोन्स की वजह से। ढांचा जो आपका स्केलेटन है ना, आपकी रिब्स के अंदर है सब कुछ, लंग्स आपकी रिब्स के अंदर है, तो लंग्स जो है अंदर ही है एकदम, वो ऐसा नहीं कि इधर उधर चले जाएंगे कहीं। ओके, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। कौन सा? बोन की बात कर रहा है। फ्लेक्सिबल नहीं होती ना बोन, तो टूट टूटती है तब हो जाती है फ्लेक्सिबल। व्हाट वुड बी द एडवांटेजेस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज फॉर बोन फंक्शन? बोन cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus। तो याद रखना बोन के अंदर 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, और वो कंपाउंड है कैल्शियम और फॉस्फोरस। लोगों को कैल्शियम याद रख रहा है लेकिन फॉस्फोरस भी होता है, ये भी याद रखें। अभी बोलता है टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। याद रहे। अब आप बोलोगे कि 2 बोन को कनेक्ट क्यों करते हैं? याद रखो, आप ऐसे करके ना 2 उंगली अब ऐसे करके, जैसे मेरे को अगर देख रहे हो आप, ऐसे उंगली को एक दूसरे से ऐसे चिपका लो, ठीक है। या फिर आप देखोगे कि 2 लकड़ी हैं, 2 लकड़ी है, उसको ऐसे करके ज्वाइन कर लो और इस तरह से रखो कि एक वन ऑफ द वुड शैल मूव। ओके, तो अगर वो मूव करेगा तो आप ही बताओ, एक वुड जो है मूव करते 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 दूसरे वुड को ये अपने आप को घिस देगा कि नहीं घिस देगा, जहां पर वो दोनों एक दूसरे से टकराएंगे?
तो अगर यही चीज बोन के साथ हो तो क्या बोन, एक बोन दूसरी बोन को नहीं घिस देगी? घिस देगी ना। तो इसका मतलब तो फिर वो कनेक्शन ही लूज हो जाएगा एक समय के बाद, अगर ज्यादा घिस गया तो। भाई कोई चीज ऐसे पकड़ा हुआ था, अब उनके बीच की दूरी बढ़ गई, क्यों? क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को घिस दिया, दोनों एक दूसरे को जो है वियर एंड टीयर हो गए। अब उस वियर एंड टीयर की वजह से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वियर एंड टीयर ना हो इसलिए दो बोन्स के बीच में हमेशा लिगामेंट प्रेजेंट होता है। समझ गए? दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक। अब आप ही याद रखो कि दो चीजों को अगर घिसने से बचाना है तो उसको खुद को इलास्टिक होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? इलास्टिक मतलब समझते हो? यस। इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी बहुत होती है, ऐसा नहीं कि जो है इलास्टिक होने की वजह से इसमें स्ट्रेंथ नहीं होती, स्ट्रेंथ बिल्कुल होती है। लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विद एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन्स। ठीक है, तो दो बोन्स के बीच में क्या होता है? क्या होता है? लिगामेंट। ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, याद रहे। ठीक है, लिगामेंट कंटेन, ओके ये हो गया। टेंडोन्स कनेक्ट मसल टू बोन्स। अब भाई बोन आपस में कनेक्टेड है लेकिन बोन्स मसल से भी कनेक्टेड है, तो वो कौन कनेक्ट करता है? टेंडोन्स। ठीक है, कनेक्ट मसल्स टू बोन्स एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये सब कनेक्टिव टिश्यू है। आपको अगर दिख रहा हो तो मैंने ना गोला मार दिया है जहां पर भी कोई आता है, ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन। ठीक है, टेंडन आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। इनके अंदर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एंदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज। क्या है ये? कार्टिलेज has widely spaced cells. The solid matrix is composed of protein and sugars. Cartilage smoothens bone surfaces at joints. कार्टिलेज क्या करता है? स्मूथ कर देता है बोन्स के सरफेसेस पे जहां कहीं भी जॉइंट्स हैं, जहां पर वियर एंड टीयर ना हो। कार्टिलेज, लिगामेंट भी प्रेजेंट है और कार्टिलेज का काम है स्मूथनिंग का। ठीक है, एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया, लैनिक्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। We can fold the cartilage of the ears but we cannot bend the bone of our arm. आपके कान में भी हड्डियां हैं, आपको पता है, लेकिन आपका कान तो फोल्ड हो जाता है लेकिन हाथ नहीं फोल्ड होता है ना। कान जहां से चाहो फोल्ड कर लो लेकिन हाथ तो फोल्ड नहीं हो। ठीक है, कान याद रहे, हाथ की हड्डी काफी बड़ी होती है, कान की हड्डियां बहुत छोटी होती हैं। हमारी सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान में ही होती है। ठीक है, इसलिए फोल्ड हो जाता है। बट वी थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यूज आर डिफरेंट, है ना। एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू क्या है? टिश्यू इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू क्या है? स्किन और मसल के बीच में होता है। ठीक है, ढेर सारी चीजें पढ़ ली हमने। लिगामेंट पढ़ा, लिगामेंट किसके बीच में होता है? बोन टू बोन। ठीक है, बोन से बीच में होता है। फिर हमने पढ़ा टेंडन, टेंडन किसके बीच में होता है? बोन एंड मसल, है ना। और अब हम पढ़ रहे हैं एरियोलार, एरियोलार टिश्यू। एरियोलार टिश्यू क्या करता है? स्किन और मसल के बीच में होता है। ठीक है, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। बोन मैरो वही है जहां पर, एक मिनट, बोन मैरो के बारे में आप अभी तो नहीं, आगे जाके पढ़ोगे। ये टोटली रिलेटेड है आरबीसी है, आरबीसी यहीं पर ही बनता बिगड़ता है। एक मिनट, हाँ, आरबीसी यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ आके इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन। अभी बोन मैरो मेरे को ढंग से याद नहीं है, बोन मैरो ही है क्या वो जगह? एक है स्प्लीन और एक है बोन मैरो। एक जगह आरबीसी बनता है और एक जगह जाके मर जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, इनके बारे में वैसे आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अभी आपके पढ़ने के लिए नहीं है, बस आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन, हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। वेयर वेयर आर फैट्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी? फैट्स कहाँ स्टोर होता है? फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू कहाँ होता है? एडिपोज टिश्यू में।
कहाँ पर स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू कहाँ होता है? एकदम आपकी स्किन के नीचे। इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन के बीचों में भी होता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड ऑल्सो लेट इट एक्ट एज इंसुलेटर। इंसुलेटर की तरह भी एक्ट करता है। क्यों? आपकी मेन बॉडी को सेपरेट कर देगा। आपका स्किन है बाहर, और यहाँ पर एडिपोज टिश्यू है, फैट फैट लेकर, और यहाँ पर बाकी आपकी इनर बॉडी है। तो क्या किया इसने? आपका इंसुलेट कर दिया आपकी बॉडी को। ये आपकी बाहर जो है ना, ये छोटी पतली सी ये स्किन है। क्या है ये? स्किन। तो बाहर कुछ भी होगा, इसने आपकी इनर बॉडी को इंसुलेट कर दिया। किसने? एडिपोज टिश्यू ने, अगर वो फैट लेकर है तो हमने ढेर सारी चीज़ें पढ़ी इसकी, ठीक है। क्या क्या था इसमें? ब्लड, बोन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, एरुलार टिश्यू, और बोन मैरो तो वैसे अभी यहाँ नहीं होना चाहिए, और एडिपोज टिश्यू। ये सभी टिश्यू, ये सभी क्या हैं? ये सभी एग्जाम्पल हैं कनेक्टिव टिश्यू के। किसके हैं? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू, मैं बताया ना, या तो बोन मैरो कुछ नहीं, एक जगह है बॉडी में जहाँ पर या तो आरबीसी यहाँ पे बनती है या फिर मर जाती है। आरबीसी जनरली 120 दिन के लिए हमारी बॉडी में होती है, ठीक है। आरबीसी मतलब वही जो सेल होते हैं, कॉर्पस्यूल्स जो होते हैं, सेल्स, ये 120 दिन जिंदा होते हैं और फिर बाद में मर जाते हैं। क्यों? और रोज बनते हैं, ये रोज बनते हैं, रोज मरते हैं। जिनके 120 दिन हो जाते हैं वो जाके मर जाते हैं वहां जाके, और इस तरह से साइकिल चलती रहती है। हालांकि कोई अलग से काम तो मैंने नहीं पढ़ा, यही जानते हैं हम तो, कि बोन मैरो के बारे में इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल also called muscle fiber. दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, याद रहे। मूवमेंट हमारी बॉडी में इसी टिश्यू की वजह से पॉसिबल है, मस्कुलर टिश्यू की वजह से। मसल्स जो हैं यही काम कर रहे हैं मूवमेंट के लिए। मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। कौन सा प्रोटीन है? प्रोटीन, ठीक है। सेल के अंदर कौन प्रोटीन जो है प्रोड्यूस करता है? सेल के अंदर लास्ट लास्ट चैप्टर में पढ़ा था आपने, लास्ट मतलब सेल चैप्टर में। सेल के अंदर राइबोसोम्स, किसी को याद है राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग साइट्स होती हैं, और यही इन्हीं के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होने की वजह से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं, इसीलिए वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाना शुरू कर देते हैं। समझ गए? दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भूल गए हो? जाके पढ़ना है फिर से, ऐसे नहीं काम चलेगा। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। कुछ चीज़ें तो हम मैं अपना हाथ उठाऊं, लेग जो है ऊपर नीचे करूं, ये तो हमारे कॉन्शियस में है। लेकिन मैं चाहूं क्या कि मेरा इंटेस्टाइन कब काम करे और कब ना करे, ये मेरे हाथ में है क्या? मेरा हार्ट कब काम करे कब नहीं, ये मेरे हाथ में है? नहीं। तो ये विल की बात है, ठीक है। ये बोल रहा है वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। कुछ तो हम अपनी कॉन्शियस से करते हैं। मसल्स प्रेजेंट इन अवर लिम्ब, अपने हाथ में, लिम्ब मतलब हाथ। मूव व्हेन वी वांट देम टू, अपना हाथ हिलाना चाहे तब मूव हो जाता है। एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरीली मसल। वॉलंटरी मसल मतलब हम हमने वॉलंटियर कर रहे हैं, ठीक है। जो हम अपनी इच्छा से आगे पीछे ऊपर नीचे कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो वॉलंटरी होता है। दीज मसल्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल एज दे मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। क्या होती है? वॉलंटरी मसल्स। अंडर द माइक्रोस्कोप तो ऐसी कुछ मसल्स हो गई जिन जो हमारे बस में नहीं है काम करना, जैसे हार्ट। हार्ट भी क्या है? मसल का बना हुआ है। हार्ट पूरा का पूरा मसल से बना है, ठीक है। याद रखना, हार्ट किस चीज से बना है? मसल से बना है। तो अब ये जो हार्ट है, ये हम तो नहीं बोलते कि भाई अब काम कर, अब काम मत कर, ये हमारे हाथ में तो है नहीं।
तो अगर ये हमारे हाथ में है या नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है किस पे, हमारे मसल्स पे। अब देखो ये तो हमारे हाथ में है नहीं, इंटेस्टाइन में बोलूं भाई लीवर अब काम कर, अभी मत कर, किडनी अब कर, अब मत कर, ये हमारे हाथ में नहीं है, तो इसलिए उनको बोलते हैं इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी क्या है, जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, और इनवॉलेंटरी वो है जो हमारी इच्छा से नहीं होता, मूव हो रहा है लेकिन हमारी इच्छा से नहीं हो रहा। ठीक है, याद रहे, इनवॉलेंटरी आएगा अभी इसमें। These muscles show alternate light and dark bands or striations when strained appropriately. As a result, they are called striated muscles. याद रहे कौन से striated होते हैं, ये voluntary muscle को ही striated muscles को होते हैं। ठीक है, these cells, the cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched, and multinucleate. The movement of the food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movement. क्या है ये, इनवॉलेंटरी मूवमेंट। इनवॉलेंटरी का मतलब ये हमारे जो है इच्छा से नहीं होता, ये अपने से होता है। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाई वांटिंग टू डू सो, हमारे हाथ में नहीं है। स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंटरी मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट। They are also found in the iris of the eye. Iris of the eye क्यों, iris ही वो जगह है, मान लो जब आप बाहर से खेल के आते हो, जैसे रूम में घुसते हो तो आपको अंधेरा अंधेरा सा नहीं दिखता, और जैसे ही आप बाहर जाते हो अंधेरे से तो आपको बहुत ज़्यादा उजाला सा दिखता है, फिर थोड़ी देर बाद सेटल हो जाता है दोनों सिचुएशन में। तो आइरिस जो है इसमें अपना जो साइज है वो कम छोटा करता है और खुद होता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। इन यूरेटर्स एंड इन ब्रोंके ऑफ द लंग्स, ये सब पढ़ोगे आप अगली क्लास, अगले साल। ठीक है, द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड स्पिंडल शेप एंड यूनिन्यूक्लिएट। आपको दोनों में एक चीज दिख रहा होगा, इसमें जो है उसमें सिलेंड्रिकल था और इसमें कैसा है, पॉइंटेड एंड्स में, उसमें मल्टी न्यूक्लिएट था वॉलेंट्री में, इनवॉलेंट्री में यूनिन्यूक्लिएट है, हैविंग सिंगल न्यूक्लियस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, याद रखना इसको। वाई हाँ बोलो। The muscles of the heart show rhythmic contraction and relaxation throughout life. भाई मसल जो हार्ट जो है ये तो पूरी जिंदगी काम करता है ना, ऐसा नहीं कि इसको आराम आराम मिलता है कभी, ये तो काम करता रहता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे होता है, हार्ट बीट की वजह से। ठीक है ना, हार्ट बीट होती है तो ऐसे 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 होता रहता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये हमेशा चलता रहता है। एक बीट पे एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक बार रिलैक्स करता है, तो ये दोनों काम होते हैं एक बीट पे, ये दोनों काम होते हैं एक बीट पे, याद रहे। ठीक है थ्रू आउट लाइफ दीज वॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल। याद रहे, मैंने आपको कल भी बताया था, कार्डियक। कार्डियक जब कभी भी कोई चीज CARDIO, कार्डियो, कार्डियक, ये टोटली डिपेंड, ये टोटली ही जो है हार्ट पे, हार्ट का मतलब होता है इससे। ठीक है, कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट, उसकी स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक है कार्डियो, तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, हार्ट, हार्ट पे। ये किसकी बात हो रही, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड चीजें। ठीक है, HEARD, हार्ट, HERT। हाँ, हार्ट मसल्स आर सिलिंड्रिकल एंड सिलिंड्रिकल ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट, याद रहे। और यूनिन्यूक्लिएट इसलिए है क्योंकि ये भी अनवॉलेंटरी होता है। ठीक है, ये आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं करता है, एक चीज याद रखना। आप बोलो कि अब धड़क तो नहीं धड़केगा, बाद में बोलो नहीं भाई आज अभी नहीं, कल धड़क, आज धड़क, आपके हाथ में नहीं है। ये एक बार रुका तो बंदा रुक जाता है। ठीक है, चलो भाई एक काम करते हैं, यहाँ से रोकते हैं, कल पढ़ते हैं यहाँ से, इस पैराग्राफ से। बस इतना ही चैप्टर है, इससे आगे है नहीं, बस खत्म। इसको भी कल निपटा देंगे। अब पीछे का तेरे को जिसको जो जो नहीं है वो बता देना, मैं दे दूंगा।
यहाँ से पढ़ना है मेरे को, कल याद दिलाना, ठीक है। मसल ऑफ हार्ट यहाँ से, ठीक है। एक बार प्लीज पढ़ लेना, किसी को कुछ याद ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ते हो तुम लोग। पढ़ना है आज, समझ में आ रहा है सोहेल? पढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है कम से कम।